Good morning students. Today we will discuss second lecture in geography and my second lecture is composition of our planet. यानी कि जिस प्लानेट पर हम लोग रहते हैं, आप सभी जानते हो कि हमारी जो प्लानेट है वह अर्थ है, यानी कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं। तो आप पढ़े भी हो, पिछले लेसन में मैंने पढ़ाया भी था कि हमारी जो अर्थ है उस पर हाँ अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ सनलाइट है, एयर है, और यही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, यानी कि जीवन अगर संभव है तो ओनली और ओनली सिर्फ कहाँ अवेलेबल है, प्लानेट पर। बाकी किसी भी प्लानेट पर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो बात आती है कि इसके कौन कौन से कॉम्पोजिशन है, संगठन कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है, किस प्रकार हमारी पृथ्वी है। आप बुक ओपन कर लो, बुक ओपन करो, ज्योग्राफी में आप सेकेंड लेसन को ओपन करो। यहाँ पर देख रहे हो ये दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंसेंट्रिक लेयर, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वह पूरी डिवाइड कितने लेयर में है, तो वह 3 लेयर में डिवाइड है। इट मीन्स वी कैन से दैट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड मेंटल एंड थर्ड इज कोर, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है वह 3 लेयर में डिवाइड है। आवर होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। क्रस्ट, व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी क्रस्ट जो है वह सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, मतलब कि ठोस बाह्य संरचना है। इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज बिटवीन 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, यानी कि इसकी मोटाई जो है वह 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। The two distinct layers which the crust comprise are the condensed crust Isial is the oceanic crust of सीमा, यानी कि इसके 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग जो पार्ट बने हुए हैं वो क्या है, सीमा और सियाल। देखो आप एक लिथोस्फीयर का यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है बुक में। आप इस जब फिगर को वॉच करते हो, देखते हो केयरफुली, तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सेडिमेंट्री डिपोजिट ओशियनिक क्रस्ट, और ये फिगर में आप समझ सकते हो इसको बेटर। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सियाल कंस्टिट्यूट्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि सियाल क्या है, तो ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट्स थिकनेस इज 15 किलोमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है, यह 50 किलोमीटर है। This layer is not continuous and mostly found in the continental areas above the lower crust. The lower crust or seema is a continuous layer forming an extremely thin ocean floor. It may range from a few meters to 10 kilometers in thickness. यानी कि बोल रहा है कि समुद्र तल से जो भी इसकी हमारी हाइट होती है, लोअर क्रस्ट की कंटिन्यूअस लेयर फॉर्मिंग एन एक्सट्रीमली थिन ओशियन फ्लोर, यह 10 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। एंड द मेन मिनरल्स ऑफ दिस लेयर आर सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि इस लेयर में जो इंपॉर्टेंट हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेंटल के बारे में। व्हाट इज मेंटल? तो बोल रहा है कि द मेंटल और द मेसोस्फीयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी में हमने पहले लेयर के बारे में देखा, वो हमारी पहली लेयर होती है, वो क्रस्ट है। अब हम लोग सेकंड लेयर पर डिस्कस करते हैं। द मेंटल और द मेसोस्फीयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ का कौन सा है, ये मेंटल। इट लाइज बीनीथ द क्रस्ट, यह क्रस्ट के नीचे पड़ता है, एंड इट एवरेज थिकनेस इज 2900 किलोमीटर, यानी कि इसकी एवरेज थिकनेस जो है वह कितनी है, 2900 किलोमीटर। The uppermost mantle of solid rock extends from the crust downward to a depth of 75 km to 100 km, यानी कि कितनी गहराई में ये पाई जाती है, तो 75 km to 100 km। The middle mantle has an approximate depth of 300 km, यानी कि मिडिल mantle जो है उसकी गहराई जो हमारी होती है वह 300 किलोमीटर है। This layer is also called the asthenosphere. इस लेयर को हम लोग asthenosphere के नाम से भी जानते हैं। And the rocks of the lower mantle are solid due to the heat and pressure,
यानी कि ये जो रॉक होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, यानी कि हीट और प्रेशर के कारण क्या होता है, ये जो रॉक होता है हमारा ये सॉलिड होता है। अब हम लोग बात करते हैं कोर की। कोर हमारा क्या है, द अर्थ इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज द कोर, यानी कि पृथ्वी का जो इनर मोस्ट लेयर जो हमारा है उसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। यह किससे मिलकर बना है, निकेल और आयरन। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज नीफे। इसको हम लोग नीफे के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह निकेल और फेरम से मिलकर बना है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंज बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ का औसत तापमान जो होता है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। द कोर इज हाई प्रेशर, मतलब कि इस एरिया में क्या होता है हमारा, हाई प्रेशर होता है। एंड द कोर हैज 2 लेयर्स। कोर के कितने लेयर होते हैं, ये 2 लेयर होते हैं, द सॉलिड इनर कोर एंड द लिक्विड आउटर कोर। कोर के कितने लेयर हो गए, 2 लेयर। कौन कौन से, द सॉलिड लेयर कोर एंड द सॉलिड इनर कोर। अब हम लोग ये समझ गए कि हमारी क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या है, यानी कि पृथ्वी जो है ये हमारी 3 भागों में बटी हुई है। इट कंसिस्ट इनटू 3 लेयर्स, 3 पार्ट में यह बटी हुई है। इसको हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जानते हैं। अब बात हम लोग पढ़ते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। आप सभी पढ़े भी हो, रॉक्स को हम लोग चट्टान बोलते हैं और मिनरल्स को खनिज के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है कि रॉक्स आर नेचुरल मासेस ऑफ द मिनरल्स फाउंड ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। They consist of 1 or more minerals and include the hard as well as compact rocks such as granite, diamond. बोल रहा है कि ऐसे भी मिनरल्स हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे ग्रेनाइट हमारे हो गया, ये डायमंड हो गया, सैंड। रॉक में हैव डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक के जो कलर होते हैं, जो साइज होते हैं और जो टेक्सचर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हमारे होते हैं। A mineral is an organic substance that contains 1 or more element. Minerals क्या होता है, ये एक inorganic substance जो है जो क्या contain करता है, 1 or more element having a specific physical and chemical property, जिनमें उनके भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं। Minerals क्या होता है, ये inorganic substance है। The study of mineral is known as mineralogy, यानी कि मिनरल्स के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनरोलॉजी के नाम से जानते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लोगे, माइनरोलॉजी, यानी कि मिनरल्स के अध्ययन को हम लोग माइनरोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस पार्ट में, जिस पोर्शन में हम लोग खनिज का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग मिनरोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका आर सम ऑफ द कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। Rock containing a particular metallic mineral in large quantity are called ores, यानी कि ores जो अयस्क होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो उनका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो मिनरल से ही हमारे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की, चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पिछले क्लास में इट मीन्स स्टैंडर्ड 6 में आप लोग पढ़े हो कुछ चट्टानों के बारे में, और यहाँ पर वो डीपली बताए गए हैं कि चट्टानों का जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसमें हमारे पहला जो चट्टान के बारे में बता रहा है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक क्या है कि इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस व्हिच मींस फायर। लैटिन वर्ड से निकला है इग्नियस, जिसका मतलब क्या होता है, फायर। दिस रॉक आर स्टिल taking new forms due to volcanic activity, यानी कि ज्वालामुखी के फटने से जो हमारा लावा बाहर की ओर निकलता है, यानी कि जो डीप मोल्टेन ऐश, गैस और लावा होता है जो बाहर की ओर निकलता है, उससे इन चट्टानों का निर्माण होता है। The lithosphere originally comprised primary or igneous rock. Due to certain internal and external process, this rock underwent change and many of them were transformed into सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। देखो बता रहा है कि जैसे कि ज्वालामुखी फटने से इस प्रकार की जो लावा है ज्वालामुखी से निकलते हैं, और ज्वालामुखी से निकलने के बाद जो लावा सॉलिडिफाइज होते हैं, वो जम जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उससे क्या बना, वो इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ। तो लावा मोल्टेन मटेरियल होता है, और आप पढ़े भी हो
कि लावा क्या होता है कि धीरे धीरे ये कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद क्या होता है वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद वो क्या होगा जमकर चट्टानों के रूप में वो बन जाता है, और इसी चट्टान को हम लोग इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। यानी कि इग्नियस रॉक का जो निर्माण होता है वो लावा निर्मित चट्टान है, यानी कि लावा से बनी चट्टानों को हम लोग इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, यानी कि वो क्रिस्टल के शेप में होते हैं। दे स्टॉप वाटर फ्रॉम परकोलेटिंग थ्रू दे, यानी कि वाटर का परकोलेशन इन चट्टानों से नहीं होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि पानी जो हमारा ठीक बिलो द अर्थ सरफेस से जाता है परकोलेशन के थ्रू, तो इन चट्टानों से होकर वो पास नहीं कर पाता है। Moreover, these are not formed in layers and hardly contain the remains of plants and animals, that is fossils. It means कि आप इतना जान लो कि इग्नियस रॉक का निर्माण जो होता है वो लावा के सॉलिडिफाई होने से होता है, यानी कि लावा निर्मित ये चट्टानें हैं। जब ज्वालामुखी से लावा फ्लो करता है और फ्लो करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो लावा कूल डाउन हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद जब वो जमता है तो जमने के बाद किसका निर्माण होता है वो इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। अब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक की। Rock fragments are carried by running water, wind and moving ice are deposited in depressions under water. Over a period of time, these deposited materials or sediments are continuously accumulated in layers, get compressed and hardened with the aid of cementing materials such as lime to form sedimentary rock. ये बोल रहा है कि जो चट्टानें रनिंग वाटर या विंड के फ्लो से, रनिंग वाटर में क्या होता है कि धीरे धीरे कंकड़ पत्थर जो भी हमारे होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज करते जाते हैं, जमते जाते हैं, तो उससे क्या होता है सॉलिडिफाई हुआ, और सॉलिडिफाई होने के बाद जब ये जमा तो किसका निर्माण हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स का। These rocks are often consist of layers, यानी कि ये रॉक्स जो होते हैं वो लेयर में होते हैं, चट्टान जो होते हैं वो हमेशा लेयर में होते हैं। सेडिमेंट्री मीन्स सेटलिंग डाउन, मतलब कि जमना। द लार्जेस्ट ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स सच एज सैंड एंड पीबल्स गेट डिपोजिटेड इनिशियली, व्हाइल द फाइनर सेडिमेंट सच एज क्ले एंड सिल्ट गेट डिपोजिटेड लेटर। बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण जो होता है ये कंकड़ पत्थर और बालू के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनके जमने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे आप देख रहे हो फिगर में यहाँ पर सैंडस्टोन है, सेल है, कॉन्ग्लोमेरेट है और मड स्टोन है। ये सारे जो चट्टान हमारे दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग रूप में है और ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग सॉल्ट थ्रू इवेपोरेशन, यानी कि सॉल्ट का जब इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो उससे भी सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। In many cases, the skeletal remains of sea organisms are decayed plants and trapped in the sediments and deposited on the sea floor. Over the years, these remains become polynically formed sedimentary rock. समुद्र में बड़े-बड़े जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके जो फॉसिल्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं हड्डियों के, वो क्या होते हैं डिकम्पोज, मतलब कि वो बेडरॉक में, मतलब कि समुद्र के अंदर तलहटी में वो बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद क्या होते हैं कि ड्यू टू एक्सटेंस हीट, अत्यधिक हीट के कारण वो चेंज कर जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में। इसका एग्जांपल कौन होगा लाइमस्टोन एंड कोल आर सम एग्जांपल ऑफ दिस रॉक, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि लाइमस्टोन और कोल जो हो गया वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक चट्टानें क्या है? अब आप अपने बुक में देख रहे हो कि द टर्म मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिस व्हिच मींस चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक नाम क्यों पड़ा? यह ग्रीक वर्ड है जो मेटामॉर्फी से निकला है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि स्वरूप का बदलना। इसमें क्या होता है कि when existing igneous and sedimentary rock change their chemical and physical form due to intense heat and pressure, they are called metamorphic rock। यानी कि जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक अत्यधिक हीट के कारण जब उनका स्वरूप बदल जाता है
तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक पर जब अत्यधिक मात्रा में हीट पड़ता है तो क्या होता है कि वो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और 3 प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर दे आर ऑफन बैंडेड ऑन लेयर, यानी कि अत्यधिक हीट के कारण वो एक लेयर में, वो एक सतह में वो बदल जाती है। एग्जाम्पल में इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल में आप देख रहे हो यहाँ पर जिनेसिस है, मार्बल है, क्वार्टेजाइट है और ये बॉर्डर, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्सट्रीमली गुड मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। Generally, metamorphic rocks have a crystalline structure and they are perhaps the hardest of all rocks. यानी कि सभी चट्टानों से ये हार्ड होता है, कड़ा होता है। मेटामॉर्फिक रॉक they have almost no pores and see do not allow water to percolate through them. यानी कि इसमें कोई भी गैप, कोई भी छिद्र नहीं होते हैं, इसलिए वाटर का परकोलेशन जो होता है इस रॉक से होकर नहीं हो पाता है। किस रॉक से नहीं हो पाता है? मेटामॉर्फिक रॉक से। क्या मैंने बताया मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में? मैंने बताया मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में कि ड्यू टू एक्सट्रीम हीट द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्स आर चेंज, यानी कि अत्यधिक हीट के कारण इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का स्वरूप जब बदल जाता है तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक चट्टान का इस्तेमाल किसमें होता है? तो कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है। यानी कि जैसे मान लो कि सड़क निर्माण में या फिर जो मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल होता है या फिर भवन निर्माण में भी कुछ हमारे पत्थर का इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें हम लोग किस रॉक का इस्तेमाल करते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक का इस्तेमाल करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है कि वाटर उससे होकर परकोलेट नहीं हो पाता है, यानी कि पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है। अब ये हम लोग पढ़ लिए काइंड्स ऑफ रॉक के बारे में। मैंने पढ़ाया आप लोग को मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्यू टू हीटिंग, मेल्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड केमिकल एक्शन, वन ग्रुप ऑफ रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर ग्रुप। यानी कि अत्यधिक हीट के कारण, कटाव के कारण, इरोजन के कारण या फिर मेल्टिंग, पिघलने के कारण या केमिकल एक्शन के कारण चट्टानों का जो स्वरूप होता है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है? चेंज करता है। इट मीन्स वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स आर कंप्लीटली चेंज ड्यू टू एक्सट्रीमली हीट, इरोजन एंड प्रेशर। ठीक है? Igneous rocks are formed first after being broken down by natural process such as weathering or erosion. Igneous rock के बारे में हमने क्या पढ़ा? Igneous rock first after being broken, ये टूटती है नेचुरल प्रोसेस। की नेचुरल प्रोसेस के द्वारा? तो इरोजन के द्वारा, चाहे वो वाटर के द्वारा इरोजन होता हो या फिर एयर के द्वारा या फिर रेन के द्वारा। As a result, deposited and compacted sediment form sedimentary rocks. After being subjected to great heat and pressure, igneous and sedimentary rocks are transferred into metamorphic rocks. अभी मैंने आपको पढ़ाया कि igneous rock और sedimentary rocks जो होते हैं वो एक्सेस हीट के कारण क्या होते हैं कि उनका स्वरूप जो होता है वो बदल जाता है। इसमें बदल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। Metamorphic rocks may be broken down into sediments due to natural forces, later forming sedimentary rocks and even buried again to form magma. बात आई? क्या बोल रहा है यहाँ पे? Metamorphic rocks may be broken. Metamorphic rocks टूट जाते हैं into sediments due to natural forces, यानी कि प्राकृतिक कारणों के कारण। वो प्राकृतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमली हीट हो सकता है या फिर प्रेशर हो सकता है या फिर इरोजन हो सकता है। और क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स एंड बरीड अगेन टू फॉर्म मैग्मा। और क्या बनते हैं? मैग्मा। दस ए साइक्लिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द थ्री रॉक्स। और ये कंटिन्यूअस एक साइक्लिक रूप ये चलते रहता है तीनों ग्रुप के बीच में। इट मींस मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स
और इग्नियस रॉक के बारे में क्या होता है कि कंप्लीटली एक साइकिल ग्रुप जो हमारा होता है वो चलते रहता है। The entire process is powered by the energy of the sun and involves forces both on the surface of the earth. यानी कि सूर्य के किरणें जो होती हैं, यानी कि सन के कारण या फिर और भी बहुत सारे नेचुरल फैक्टर जो होते हैं हमारे, जैसे हीट है या फिर रेन है, उसके कारण कंटिन्यूअस क्या होता है, उनका स्वरूप जो होता है वो बदलते रहता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि रॉक्स एंड मिनरल्स का इस्तेमाल क्या होता है। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विद द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। आप इसको अंडरलाइन करोगे पेंसिल से। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का वो भाग जिसमें हम लोग रॉक्स का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉक्स कंप्राइजेस डिफरेंट मिनरल्स व्हिच आर ऑफ इमेंस वैल्यू टू ह्यूमन, यानी कि रॉक्स के अंदर बहुत प्रकार के हमारे मिनरल पाए जाते हैं जो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, मकान बनाने में, सड़क निर्माण में चट्टानों का इस्तेमाल होता है। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल। मिनरल्स लाइक नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स आर ए सोर्स ऑफ पावर, यानी कि जो भी हमारे पावर हैं, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या है, ये हमारे एनर्जी के सोर्स हैं, माध्यम हैं। केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स आर समटाइम्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर, यानी कि केमिकल यानी कि कुछ ऐसे भी रसायन होते हैं जो रॉक में पाए जाते हैं, जिनका निर्माण किसी में होता है तो इसका निर्माण फर्टिलाइजर के बनाने में होता है। मोरओवर रॉक्स कंटेन फॉसिल्स व्हिच टेल अस अबाउट लाइफ इन द पास्ट। आप देखे भी हो जीवाश्म हमारे मिलते हैं, यानी कि डायनासोर वगैरह के बहुत जगहों पर ऐसे अवशेष मिले हैं। ये कहाँ मिले हैं, ये रॉक के बीच में मिले हैं। तो ये हमारी पुरानी अवशेषों के बारे में, यानी कि बहुत प्राचीन काल के बारे में भी बहुत चीजों की जानकारी जो हमारे रॉक्स होते हैं वो देते हैं। तो हमारे लाइफ में, हमारे पूरे जीवन में रॉक्स और मिनरल्स एक हमारे लिए वैल्यूएबल हमारे रिसोर्स हैं, एक वैल्यूएबल थिंग है। ये एक बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको वेल बेटर पढ़ोगे और पेंसिल से अंडरलाइन कर लोगे। इसका जो इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन आप करोगे। और जो भी आप इसके टॉपिक पढ़ोगे उसमें क्या दे रहा है, देखो यहाँ पर चैप्टर इन नटसेल में यहाँ चैप्टर को समझाया गया है। और फिर ग्लोसरी, इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको आप पढ़ोगे अच्छे से। या फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैथ्स का कॉलम है। तो सारे को आप लोग क्या करोगे कि पेंसिल से पहले अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करोगे और उसके बाद फिर आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके।